एंटीबायोटिक्स। आज के लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स को, और एंटीबायोटिक्स पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता लगेगा बैक्टीरिया कैसा होता है, एंटीबायोटिक्स किस तरह से बैक्टीरिया को मारती है, कितने तरह की एंटीबायोटिक होती है, जो पेनिसिलिन होती है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, मैं कहानी के फॉर्मेट में समझाऊंगा। तो देखो, यहाँ पर एंटी का मतलब होता है अपोजिट और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। तो यहाँ पर इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया की लाइफ को किल करती है। ये इस तरह की दवा है। एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है। दो तरह से एंटीबायोटिक काम करती है, या तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करेगी या फिर एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करेगी। तो अगर एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर रही है, आप देख सकते हैं पहले वाले केस में बैक्टीरिया की ग्रोथ कम कर रही है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड कर रही है, तो इस तरह के एंटीबायोटिक को हम बोलेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक। मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है रुक रही है। और ये जो दूसरे तरह की एंटीबायोटिक होती है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है, इसको आप बोलोगे बैक्टीरियोसीडियल। तो ध्यान रखना, एक हो गया सीडियल, सीडियल का मतलब होता है बैक्टीरिया किल हो रहा है, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है कम होती है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि एंटीबायोटिक का मतलब होता है, एंटी का मतलब अपोजिट और बायोटिक का मतलब लाइफ। मतलब ये ऐसी दवाइयाँ होती है, ऐसी मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो रिटार्ड करती है, कम करती है, या फिर बैक्टीरिया को किल करती है। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो रही है तो बैक्टीरियोस्टैटिक, और अगर बैक्टीरिया किल हो रहा है तो बैक्टीरियोसीडियल। यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो बैक्टीरियोसीडियल वाला एक्शन आता है, बैक्टीरिया जो है किल हो जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स को आप एंटी माइक्रोबियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को किल कर रहा है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपका फंगाई हो गया, या तो आपको बैक्टीरिया हो गया या फिर आपका फंगाई हो गया, तो एंटीबायोटिक्स, या फिर आप बोल सकते हैं एंटी माइक्रोबियल, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं तो हम बोलेंगे एंटी माइक्रोबियल। देखो ध्यान से सुनो, या तो आप बोल लो एंटीबायोटिक्स या आप बोल लो एंटी माइक्रोबियल। माइक्रोबियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है माइक्रोब्स है और ये जो है इसको किल कर रही है। तो एंटीबायोटिक्स ऑल्सो नोन एज एंटी माइक्रोबियल, जो कि बैक्टीरिया को, फंगाई को किल करती है, हमें तरह तरह के डिजीज से बचाती है, जैसे टाइफाइड होता है। ठीक है, टाइफाइड होता है ना, टाइफाइड में जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर देता है। तो वहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, आपका टाइफाइड हो गया, इन सब से बचने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स का यूज़ लेना पड़ता है। एंटीबायोटिक्स क्या करती है, इन बैक्टीरिया को किल कर देती है, इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देती है। एंड एंटीबायोटिक्स ऑल्सो नोन एज एंटी माइक्रोबियल। ये सारा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एंटीबायोटिक्स ऑल्सो नोन एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। उसके बाद आपको लिखा है कि एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिकेशन होती है जो कि डिस्ट्रॉय कर देती है या फिर स्लो डाउन कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। यहाँ पर मैंने बता भी रखा है कि ये एंटीबायोटिक है। यहाँ पर या तो ये ग्रोथ को कम करेगी या डेथ कर देगी। ग्रोथ को कम कर रही है तो बैक्टीरियोस्टैटिक, और डेथ कर रही है तो बैक्टीरियोसीडियल। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि एंटीबायोटिक से कई तरह की बीमारी सही हो जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया से बीमारी हुई है, फंगाई से बीमारी हुई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको बैक्टीरिया से बीमारी हुई है, आपकी टाइफाइड, फंगल इन्फेक्शन हुआ है आपको। ठीक है, तो ये जितने भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बीमारी हो रही है वो एंटीबायोटिक से सही हो जाती है। तो ये तो हो गया एंटीबायोटिक्स का इंट्रोडक्शन। अब आगे देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे को किल करने के काम आ सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, जैसे मान लीजिए ये पेनिसिलियम नोटेटम है। अब इस पेनिसिलियम नोटेटम से हमने क्या निकाला, पेनिसिलिन निकाला। एक फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पेनिसिलियम नोटेटम, उससे हमें क्या मिलता है, पेनिसिलिन। और इस पेनिसिलिन से हम दूसरे बैक्टीरिया को मार सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमें पता लगा, लुईस पास्चर को पता लगा कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को हम मार सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लुईस पास्चर वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड फिजिशियन हु ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया कुड बी यूज्ड टू किल द अदर बैक्टीरिया। उसके बाद आपको हिस्ट्री में लिखना है, इस तरह से एरो बना के लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1941 में पेनिसिलिन इंट्रोड्यूस हुआ है, 1961 में एम्पेसिलिन इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सिप्रोफ्लोक्सासिन जो कि 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये सिप्रोफ्लोक्सासिन रेजिस्टेंट वाला है। ठीक है, ये जो निजेरिया गोनोरिया होता है ना, इसके रेजिस्टेंट वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1940s में क्या हुआ था, 60s में क्या हुआ था, और 1980s में क्या हुआ था, और 2000 में क्या हुआ था। इस तरह से आपको एरो बनाना है और सबके ऊपर एक दो ड्रग्स लिख देनी है। ठीक है,
इससे क्या होगा कि आप पुराने से नए ज़माने में आ रहे हो और आपको पता है कि कब क्या निकला था, कब क्या डिस्कवर्ड हुआ था, कब क्या मार्केट में आया था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये सब भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा हिस्ट्री में लुईस पास्चर के बारे में, ये लिखा जाएगा। और भी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1928 में पेनिसिलिन के बारे में बता रखा है, 1932 में प्रोंटोसिल के बारे में बता रखा है। जिसको नहीं पता वो सुन लो। प्रोंटोसिल एक प्रो ड्रग होती है। प्रो ड्रग का मतलब होता है कि ऐसी ड्रग जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर इनएक्टिव हो। जब मैं इस ड्रग को लूंगा ना तो ये ड्रग जो है इनएक्टिवेट फॉर्म में जाएगी मेरे बॉडी के अंदर, लीवर इसे एक्टिवेट करेगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर ये अपना एक्शन शो करेगी। तो उसका एग्जाम्पल है प्रोंटोसिल। तो प्रोंटोसिल एक प्रो ड्रग है। उसके बाद 1936 में सल्फिनिलामाइड आया था। उसके बाद आप देख सकते हैं 1944 में स्ट्रेप्टोमाइसिन मिला था सॉइल बैक्टीरिया में से। किसने निकाला था? वॉक्समैन ने। फिर 1948 में क्लोरटेट्रासाइक्लिन। तो आप यहाँ पर मेन सारा हाईलाइट जो भी मैंने करा हुआ है वो याद रख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स में। उसके बाद देखिए हिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन, और ये बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है, इसको ध्यान से समझना। ये जो साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करा? कल्चर मीडिया तैयार करा। इस तरह से इन्होंने कल्चर मीडिया तैयार करा। वहां पर इन्होंने किस बैक्टीरिया को ग्रो करवाया? स्टेफाइलोकोकस को ग्रो करवाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टेफाइलोकोकस जो है ग्रो हो रहा है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कल्चर मीडिया तैयार करा और कल्चर मीडिया में वो स्टेफाइलोकोकस को ग्रो करा रहे हैं। अब कहीं से एक फंगस आता है और इस बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो फिर साइंटिस्ट को ऐसा मन में आता है कि यार मेरा अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, मैंने अच्छा खासा कल्चर मीडिया रखा हुआ था, स्टेफाइलोकोकस को मैं ग्रो करा रहा था, ये ऐसी कौन सी फंगस है जो मेरे ही बैक्टीरिया को मार के चली गई, वो भी कल्चर मीडिया में। कल्चर मीडिया में तो बैक्टीरिया ग्रो करने चाहिए, ये फंगस आके उनको मार के चली गई। तो फिर साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो फंगस थी, ये जो मोल्ड था, ये बिलोंग कर रहा था फैमिली पेनिसिलियम से। यहां पर लिखा है दिस मोल्ड, और वी कैन से दिस फंगस बिलोंग टू द फैमिली पेनिसिलियम। और इस फंगस ने क्या करा? इन बैक्टीरिया का लाइसिस कर दिया, इन बैक्टीरिया को किल कर दिया। बाद में साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये जो फंगस है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पेनिसिलियम फैमिली से बिलोंग करता है। इसलिए जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका नाम रख दिया पेनिसिलिन। तो ध्यान रखना ये फंगस और कोई नहीं, आपकी वही फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे आपको पेनिसिलिन मिलता है। और पेनिसिलिन ने क्या करा? इन बैक्टीरिया को किल कर दिया। और ऐसे इस बात का पता लगा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसी बात का नोबेल प्राइज भी मिला है 1928 में। यहाँ पर इन्होंने कल्चर मीडिया तैयार कर रखा था, उसमें स्टेफाइलोकोकस ग्रो हो रहे थे, फंगस बाहर से आई, उसने स्टेफाइलोकोकस को किल कर दिया, लाइसिस कर दिया। बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि ये फंगस कौन सी है, तो साइंटिस्ट को पता लगा कि ये फंगस जो है फैमिली पेनिसिलियम से बिलोंग कर रही है। तो साइंटिस्ट ने इसका नाम रख दिया पेनिसिलिन। और यहाँ पर बता दिया कि पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। इसके बाद इसको काफ़ी यूज़ किया गया एज ए एंटी बैक्टीरियल एजेंट, और इसी बात का नोबेल प्राइज़ मिल गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। यहाँ पर लिखा है फ्यू ईयर लेटर ग्रुप ऑफ रिसर्चर इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी बहुत सारी पेनिसिलिन को डिस्कवर कर लिया इसके बाद, जैसे कि पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन एफ, जी, के, ओ, एक्स, कई तरह की पेनिसिलिन यहाँ पर डिस्कवर्ड हो चुकी है उसके बाद। तो इस तरह से आपने देखा हिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन। तो ये हिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन लिखना है, ये सारी हिस्ट्री लिखनी है, उसके बाद ये एरो वाली हिस्ट्री लिखनी है, और उसके बाद यहाँ पर लुईस पास्चर के बारे में बताना है। ये सारा आपको हिस्ट्री में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर और भी हिस्ट्री दे रखी है, जैसे फ्लोरे और चेन, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेनिसिलिन को कीमोथेरेपी में काम लिया। वॉक्समैन के बारे में बता रखा है, मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया वॉक्समैन के बारे में। देखिए यहाँ पर ये वॉक्समैन स्ट्रेप्टोमाइसिन सॉइल बैक्टीरिया, ठीक है। वॉक्समैन ने यहाँ पर दूसरी चीज़ भी करी थी कि एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन दी थी 1942 में। अब देखो मैंने आपको बोला कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, तो यहाँ पर वही डेफिनेशन लिखी हुई है। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैव द कैपेसिटी ऑफ इनहिबिटिंग द ग्रोथ और इवन डिस्ट्रॉइंग द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक दे या फिर उसको किल कर दे। एंटीबायोटिक्स के बारे में बता रखा है कि एंटीबायोटिक्स या तो उसको किल करती है या फिर उसकी ग्रोथ को रोकती है। अगर स्मॉल कंसंट्रेशन में एंटीबायोटिक दी गई है तो ग्रोथ रुकेगी, और अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में एंटीबायोटिक दी गई है तो बैक्टीरिया किल ही होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता या नहीं होता इफेक्टिव, ठीक है। और एंटीबायोटिक सिंथेटिक भी होते हैं, सेमी सिंथेटिक भी होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पर भी लिखा हुआ है एंटीबायोटिक आर ऑल्सो इंक्लूड सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड, जैसे कि आपका क्लोरामफेनिकोल हो गया और सल्फोनेमाइड्स हो गया। तो ये हो गई आपकी हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स। उसके बाद हम देखने वाले हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ
spectrum, on the basis of source of origin, on the basis of mechanism of action and on the basis of chemical structure। इन सभी के बेसिस पे आपने एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। तो देखो एंटीबायोटिक्स दो तरह की होती है, एक तो होती है नैरो स्पेक्ट्रम, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो नैरो होती है ना वो कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करती है, पर जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है ना वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो सबको किल कर देगी। तो ध्यान रखना, कुछ होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ही किल करती है, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करती है, और कुछ होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो कि पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सबको किल कर देती है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो स्पेक्ट्रम में दो तरह से है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो नैरो स्पेक्ट्रम होता है वो किसी सिंगल स्पीसीज को या फिर किसी सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया को, किसी सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, पर जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो सबको ही किल कर देगी। जैसे कि आपका टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, ये दोनों जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के एग्जांपल हैं। ये ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव दोनों ही तरह के बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो ये तो हो गया सबसे पहला आपका स्पेक्ट्रम के बेसिस पे। उसके बाद है आपका सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे। सेकंड आपको दे रखा है सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे। तो सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे तीन तरह से होता है, एक तो होता है आपका नेचुरल, एक होता है आपका सेमी सिंथेटिक, एक होता है आपका सिंथेटिक। देखो नेचुरल तो नेचुरल है, जो नेचर से मिल रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डायरेक्ट मिल रहा है जैसे पेनिसिलिन, तो ये नेचुरल हो गया। ठीक है, इस पेनिसिलिन में अगर मैं मॉडिफिकेशन करूं तो वो सेमी सिंथेटिक हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल जो मिल रहा है उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करे तो वो होता है सेमी सिंथेटिक, और एक होता है सिंथेटिक जो हमने ही बनाया हो। ठीक है, तो तीन तरह से होती है एंटीबायोटिक्स। एक होती है नेचुरल जो कि हमें नेचर से मिल रही है, जो कि सीधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रही है। एक होती है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक क्या होती है? जो नेचुरल मिल रही है उसमें साइंटिस्ट ने थोड़े से मॉडिफिकेशन करे और फिर वो बन गई सेमी सिंथेटिक। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे मान लीजिए ओरिजिन की बेसिस पे सबसे पहले नेचुरल, तो नेचुरल से मान लीजिए पेनिसिलिन मिला। ठीक है, इस पेनिसिलिन में मॉडिफिकेशन किया, इसका पेनिसिलिन जी बनाया, पेनिसिलिन वी बनाया, तो वो क्या हो गया? वो हो गया सेमी सिंथेटिक, क्योंकि जो नेचुरल मिला था उसमें मॉडिफिकेशन करके नए नए पेनिसिलिन बना दिए। फिर एक होता है आपका सिंथेटिक जो कि कंप्लीटली आर्टिफिशियल होता है, कंप्लीटली मैन मेड होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक होता है नेचुरल जो कि आपको नेचर से मिला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिला है। एक होता है सेमी सिंथेटिक जैसे पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, ठीक है, या फिर पेनिसिलिन 5 भी आप बोल सकते हैं, और पेनिसिलिन 2, पेनिसिलिन 3, ये सब क्या है? मॉडिफिकेशन से बने हैं। उसके बाद है आपके सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स जो कि हमने बनाए, जो कि प्योरली सिंथेटिक है, जैसे क्लोरामफेनिकोल। तो ये हो गया सेकंड बेसिस जिस पे हमने बोला सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स को। तो सबसे पहले हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। उसके बाद हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती है वो एंटीबायोटिक्स क्या काम आती है? बैक्टीरिया को किल करने के काम आती है। अब ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किस किस तरह से किल करती है? एंटीबायोटिक्स या तो सेल वॉल को रोक देगी, एंटीबायोटिक्स या फिर सेल मेम्ब्रेन को रोक देगी, एंटीबायोटिक्स या फिर प्रोटीन के बनने को रोक देगी, या फिर न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए के बनने को रोक देगी। तो एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल को रोक सकती है, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को रोक सकती है, प्रोटीन को रोक सकती है, प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक सकती है, डीएनए आरएनए की सिंथेसिस को रोक सकती है। अलग अलग तरह से एंटीबायोटिक्स होती है जो कि अलग अलग तरह से बैक्टीरिया को मारती है। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और यहाँ पर अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये एंटीबायोटिक जो है अलग अलग तरीके से अपने अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से बैक्टीरिया को किल करेगी। कुछ तो सेल वॉल को रोकेगा, कुछ सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस को रोकेगा, कुछ प्रोटीन के सिंथेसिस को, और कुछ न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए के सिंथेसिस को, जिससे सभी केसेस में बैक्टीरिया को तो मरना ही है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे बैक्टीरिया के सेल वॉल रोक दो, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को रोक दो, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दो, न्यूक्लिक एसिड के बायोसिंथेसिस को रोक दो। और यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक्स बता भी रखी है, जैसे अगर बैक्टीरिया के सेल वॉल रोकनी है तो सेफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन। अगर आपको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना है तो आपको देना है एम्फोटेरिसिन बी। अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना है, बैक्टीरिया में अगर प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना है तो आप दे दो क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन। और अगर आपको न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को रोकना है, डीएनए आरएनए के फॉर्मेशन को रोकना है, तो आप दे सकते हैं एक्टिनोमाइसिन, ग्लिसोफुलविन, रिफाम्पिसिन और रिफामाइसिन।
जो रिफाम्पिसिन मैंने बोला है वो एंटी ट्यूबरकुलर की तरह काम आता है। फिर होता है मिटोमाइसिन। तो यहाँ पर आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन हमने जो है एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई किया है। तो अभी तक हम 3 तरह से एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रम, फिर सोर्स ऑफ ओरिजिन, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब लास्ट आपके पास बचा है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर हम किस तरह से एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई करते हैं। तो ध्यान से देखो, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन आपके सामने है। सबसे पहला है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जो कि आपको सिलेबस में एज इट इज मेंशन है, जहां पर आपको ड्रग्स दे रखी है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबेक्टम और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। उसके बाद है आपके पास अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, जहां पर आपको ड्रग्स दे रखी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन। उसके बाद है आपके पास टेट्रासाइक्लिन, जहां पर आपको ड्रग्स दे रखी है, देखो टेट्रासाइक्लिन नाम से ये सारी, क्लोड टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सी साइक्लिन। ठीक है, फिर आपके पास पेप्टाइड एंटीबायोटिक, जहां पर आपको ड्रग्स दे रखी है जो कि अमीनो एसिड ग्रुप रखती है, जैसे एम्फोथेरेसिन। फिर मैक्रोलाइट्स है जो कि आपको यूनिट नंबर 2 में दे रखे हैं, जैसे एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। फिर है आपके लिकोमाइसिन। फिर है आपकी एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स जैसे कि आपके ग्रेसियोफुल्विन। और फिर है आपके मिसेलेनियस जिसमें आता है क्लोरामफेनिकोल। तो इस तरह से आपको ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई किया गया है। बीटा लैक्टम, अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, पेप्टाइड एंटीबायोटिक, मैक्रोलाइट, लिकोमाइसिन, एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स एंड मिसेलेनियस। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले हमने कवर किया था एंटीबायोटिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने कवर किया हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसके बाद हमने कवर किया क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, और वहाँ पर हमने हिस्ट्री में पेनिसिलिन की हिस्ट्री भी अच्छे से देखी थी। अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन को डिटेल में, जो कि आपके सिलेबस में है। सबसे पहले हम देखेंगे पेनिसिलिन को। तो पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, 10 मार्क्स में आता है। अब जो चलेगा पूरा पेनिसिलिन चलेगा। ठीक है, तो पेनिसिलिन को जब मैं देखूं तो पेनिसिलिन के बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वो पुराना इंट्रोडक्शन तो आपको याद है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से 1928 में नोबेल प्राइज़ भी लिया था। सब कुछ आपको पता है कि फंगल से मिलता है पेनिसिलिन वगैरह, और स्टेफाइलोकोकस को रोक दिया था। जो हिस्ट्री थी वो आपको पता है पूरी। ठीक है, अब पेनिसिलिन के बारे में देखो। पेनिसिलिन एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ठीक है, पेनिसिलिन आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जैसा कि आप देख सकते हैं बीटा लैक्टम के अंदर आ रहा है, तो पेनिसिल कैसा हो गया, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हो गया। ठीक है, ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज कोज बाय मिलियंस ऑफ टीनी बैक्टीरिया। देखो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कई तरह के बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया हमारे होस्ट सेल में आते हैं, ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर हम देते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इनको किल करता है, इनके ऊपर अटैक करता है। उसके बाद लिखा है कि पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, पेनिसिलियम नोटेटम से मिलता है। पर आज के टाइम पे हम पेनिसिलिन को निकालते हैं पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से, और आप बोल सकते हो पी क्राइसोजीनम से। पी का मतलब पेनिसिलियम। ठीक है, तो ध्यान रखना, पेनिसिलिन पहले तो हम कहाँ से निकालते थे, पेनिसिलियम नोटेटम से, पर अब हम निकालते हैं पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम है ना, ये एक म्यूटेंट फॉर्म है, और म्यूटेंट फॉर्म है तो ज़्यादा अमाउंट में हमें पेनिसिलिन दे देगा। तो ध्यान रखना, ये बात आप वापस बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ोगे कि पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से हम क्यों पेनिसिलिन को निकालते हैं। यूनिट नंबर 5 में पढ़ोगे, तो इसलिए निकालते हैं क्योंकि पेनिसिलियम क्राइसोजीनम एक म्यूटेंट फॉर्म है, जहाँ से आपको ज़्यादा अमाउंट में आपका पेनिसिलिन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ पेनिसिलिन में पीपल सफर्ड एंड डाइड फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पहले के टाइम पे क्या होता था कि एंटीबायोटिक्स तो थी नहीं, पेनिसिलिन था नहीं, तो बैक्टीरिया की वजह से कई लोग मर जाते थे, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने की वजह से। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन इन 1928। पेनिसिलिन जी इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस इनटू द कीमोथेरेपी। कौन सी कीमोथेरेपी में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई है पेनिसिलिन? पेनिसिलिन जी। ये सारा आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद आप देखो पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे समझो। ये जो पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर है इसको और सिंपल बना के मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम है। बस इसको तो जो थोड़ा इधर उधर हो रहा था इसको बिल्कुल एडजस्ट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से आप पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर सिंपल भी बना सकते हो। यहाँ पर आपको 2 रिंग देखने को मिलती है। सबसे पहली रिंग जो होती है वो होती है बीटा लैक्टम रिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बीटा लैक्टम रिंग है, ये जो कलर से हाईलाइटेड है ये बीटा लैक्टम रिंग है। और जो दूसरी रिंग आपको देखने को मिलती है वो है थायाजोलिडिन रिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं थायाजोलिडिन रिंग। एजोलिडिन बोलता हूँ मैं, थायाजोलिडिन बोलो आप, थायाजोलिडिन रिंग। ठीक है, तो एक होती है थायाजोलिडिन रिंग, एक होता है आपका बीटा लैक्टम रिंग। ये दोनों रिंग जो है यहाँ पर फ्यूज होती है। तो अगर आपको कोई पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर पूछे तो आप सीधा बोल देना, अरे भाई पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर में क्या है, एक तो थायाजोलिडिन रिंग होती है, एक होती है आपकी बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, वापस मैं वो बोल गया, थायाजोलिडिन रिंग होती है, बीटा लैक्टम रिंग होती है, दोनों रिंग आपस में फ्यूज होती है, वही तो पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर है। ठीक है,
तो चलो ध्यान से देखो इसको वापस। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में 2 रिंग फ्यूज होती है, एक होती है बीटा लैक्टम रिंग और दूसरी होती है थायाजोलिडिन रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर। और यहाँ पर 3 कायरल कार्बन होते हैं, यहाँ पर जो मैंने स्टार लगा रखा है वो कायरल कार्बन है, दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर 3 कायरल कार्बन होते हैं, एक थायाजोलिडिन रिंग होती है, एक बीटा लैक्टम रिंग होती है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमाइड ग्रुप होता है जिससे R अटैच होता है। जब आप इस R की जगह कुछ और लगाते जाएंगे, जैसे मान लीजिए CH3 लगा दिया, बेंजीन लगा दिया, तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर बनती जाएगी। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का। मैं रिपीट कर देता हूं, पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर में एक होती है थायाजोलिडिन रिंग, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक होता है बीटा लैक्टम रिंग, यहाँ पर होते हैं 3 कायरल कार्बन, यहाँ पर होता है एक अमाइड ग्रुप, यहाँ पर होता है एक R जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो और चेंज कर सकते हो और अलग अलग तरह का पेनिसिलिन बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है कि इट कंटेन 2 फ्यूज रिंग विथ ईच अदर, थायाजोलिडिन रिंग फ्यूज विद द बीटा लैक्टम रिंग। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि R को आप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको R को ही चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम है। ये सल्फर है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये जो रिंग है ये बीटा लैक्टम रिंग है, ये थायाजोलिडिन रिंग है और यहाँ पर ये अमाइड ग्रुप है और यहाँ पर ये R है। अब इस R को आप रिप्लेस कर सकते हो। इस R की जगह आप लिखोगे अगर CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, अगर इस R की जगह आप ये लिखोगे तो आपको मिलेगा पेनिसिलिन 1 या फिर पेनिसिलिन F बोल लो आप। ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ, बस इस R को चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर इस R की जगह आप लिखोगे CH2 C6H5 तो आपको मिलेगा बेंजाइल पेनिसिलिन, जिसको आप बोलते हो पेनिसिलिन 2 या G। तो सब तरह के पेनिसिलिन मिल जाएंगे, बस R को चेंज करते जाओ और पेनिसिलिन को पाते जाओ। R की जगह ये लगाओगे तो मिलेगा पेनिसिलिन 3, R की जगह लगाओगे CH2 का 6 और CH3 तो आपको मिलेगा पेनिसिलिन 4 और पेनिसिलिन K बोल सकते हैं। तो कई तरह के पेनिसिलिन आपको मिलेंगे, आपको ये टेबल याद रखनी है जिससे आप R को रिप्लेस करते जाओ। जैसे ये पूरी स्ट्रक्चर तो आपको याद हो गई, एज इट इज आप बना दोगे, बस इस R की जगह आप ये लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ और नई नई स्ट्रक्चर बनाते जाओ और एग्जामिनर को लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि आपको ये टेबल याद है। आपको पेनिसिलिन F G X K, ठीक है, डाईहाइड्रो F पेनिसिलिन, पेनिसिलिन 5 सब कुछ आ जाएगा। बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि बस R को ही तो चेंज करना है। उसके बाद आपको यहां पे दे रखा है SAR ऑफ पेनिसिलिन, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। बहुत टाइम बाद आखिरकार स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि इसी का रिलेशनशिप देख सकते हैं हम साइंस वाले, हमारा तो कुछ होना नहीं है, तो इसी का देख लेते हैं, इसका ही सही कर देते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में होता क्या है, आपने पहले भी पढ़ रखा है कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में हम स्ट्रक्चर के ऊपर चेंज कर करके देखते हैं, मॉडिफिकेशन कर करके देखते हैं और हम यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ाने का सोचते हैं। जैसे मान लीजिए पेनिसिलिन है ना, तो हम क्या करेंगे, पेनिसिलिन के ऊपर कुछ लगा के देखेंगे, कुछ हटा कर देखेंगे और हम चाहेंगे कि ये पेनिसिलिन और पोटेंट बन जाए, और लिपोफिलिक बन जाए, और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो, और अच्छे से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करे। हम ये सब चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर में चेंज कर करके देखेंगे। इसकी स्ट्रक्चर में जो पोजीशंस है, जैसे पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इन पोजीशन पे चेंजेस करके देखेंगे कि क्या इन चेंजेस से एक्टिविटी बढ़ रही है या कम हो रही। अगर बढ़ रही है तो वेल एंड गुड, कम हो रही है तो फिर रहने दो। तो सबसे पहला है सल्फर। अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन करते हो, सल्फर के ऑक्सीडेशन से आपको मिलेगा सल्फोन और सल्फोक्साइड, बट यहाँ पे एक्टिविटी कम होगी। तो आपको याद रखना है कि आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं करना, क्योंकि सल्फर के ऑक्सीडेशन करने पे आपको मिलेगा सल्फोन और सल्फोक्साइड, जिससे रिंग की एक्टिविटी कम होगी, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। दूसरा, सेकंड पोजीशन पे आपको डाईमिथाइल अटैच है, तो ये डाईमिथाइल ही रहने दो। इसकी जगह पे कुछ और लगाओगे या इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, रिप्लेस करोगे, तो एक्टिविटी कम होगी। उसके बाद आपको थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे रखा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही रहने दो। अगर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को चेंज करोगे, इसकी जगह आप अल्कोहल लगाओगे, ईथर लगाओगे, एस्टर लगाओगे, तो भी एक्टिविटी कम ही होगी। तो अभी तक हमने देखा कि अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको सल्फोन और सल्फोक्साइड मिलेगा, जिसकी वजह से एक्टिविटी डिक्रीज होगी। अगर आप सेकंड पोजीशन पे जो मिथाइल है उनको सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी एक्टिविटी डिक्रीज होगी। अगर आप थर्ड पोजीशन पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें चेंज करोगे तो भी एक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो अभी तक आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि मिथाइल ग्रुप एसेंशियल है, अगर आप उसको चेंज करोगे तो एक्टिविटी गिरेगी। फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए भी लिखा हुआ है, अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह आप अल्कोहल लगाओगे, ईथर लगाओगे, तो भी एक्टिविटी गिरेगी।
उसके बाद ये जो रिंग है बीटा इलेक्ट्रम रिंग, ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रिंग है क्योंकि इसी रिंग की वजह से एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है आपकी दवाई में। तो ये रिंग बहुत एसेंशियल है, इस रिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, इस रिंग को नहीं हटाना, ये रिंग बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन एटम है, दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। नो सब्सटीट्यूशन इज अलाउड ऑन 5th पोजीशन, ये जो 5वीं पोजीशन आपको दिख रही है यहाँ पर भी कोई सब्सटीट्यूशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सब्सटीट्यूशन करोगे तो एक्टिविटी जाएगी। और यहाँ पर ये जो आर ग्रुप है इसकी जगह आप लगा सकते हो, ठीक है। अमाइड साइड चेन विथ आर ग्रुप आइदर एल्काइल और अलाइल ग्रुप इज एसेंशियल। पहले तो ये एसेंशियल है, इसकी जगह आप कुछ भी लगा सकते हो और अलग अलग कंपाउंड बना सकते हो जिससे अलग अलग एक्टिविटी आती है। तो इस तरह से हमने देखा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी क्लियर हो गया, इसका क्लासिफिकेशन भी क्लियर हो गया। उससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से हम आर को रिप्लेस कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब कुछ हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, द एब्सोल्यूट स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द पेनिसिलिन इज डिजाइनेटेड 3s5r6r 3s5r6r। ये जो ऑप्टिकल रोटेशन होते हैं ना, SR DL, वो वाली बातें लिखी हुई है, आपको बस ये लाइन याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब उसके बाद है आपका पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्योंकि अभी तक हमने हिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन देखा, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन देखा, स्ट्रक्चर में चेंज करके देखा, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखा। अब हम देखने वाले हैं कि पेनिसिलिन अपना काम कैसे करता है। तो अब ध्यान से सुनते जाओ और समझते जाओ। मान लीजिए यहाँ पर है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन हमारे पास है, हम पूरी तरह से तैयार है और अटैक करने वाले हैं बैक्टीरिया के ऊपर। अब बैक्टीरिया के ऊपर जब हम अटैक करेंगे तो पहले बैक्टीरिया को भी तो देख लो भाई, बैक्टीरिया क्या पता तैयारी में बैठा हो। अगर आप क्लैश ऑफ क्लैन खेला है, अगर आपने पबजी खेला है, तो सामने वाले को देखोगे ना कि ओम लेके बैठा है, M416 लेके बैठा है। क्लैश ऑफ क्लैन में देखोगे बम वगैरह कहाँ पर लगा रखे, तभी जाके अटैक करोगे ना। तो अगर आपके पास पेनिसिलिन है, पर आप पेनिसिलिन से अटैक करवाने से पहले सामने वाले के पास देख तो लो क्या क्या तैयारी है। तो चलो सामने वाले को देखते हैं, मतलब बैक्टीरिया को देखते हैं। अब बैक्टीरिया भी दो तरह से होते हैं यार। सर बैक्टीरिया दो तरह से कैसे? अरे भाई, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। चलो हम पॉजिटिव के लिए देखें। सर नेगेटिव के लिए क्यों नहीं? अरे भाई बाद में बता दूंगा यार, बता दूंगा उसको भी। तो चलो पॉजिटिव के लिए देखें। मैं रिपीट कर देता हूं, हम यहाँ पर तैयार खड़े हैं आक्रमण के लिए और सामने है बैक्टीरिया, हमारे पास है पेनिसिलिन। हम चाहते हैं कि इस पेनिसिलिन से बैक्टीरिया मर जाए, पर बैक्टीरिया को मारने से पहले बैक्टीरिया के घर में देखेंगे कि ऐसा कुछ है तो नहीं कि हमारी पेनिसिलिन ही खराब हो जाए। तो बैक्टीरिया को चेक कर रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखने जा रहे हैं। ये है बैक्टीरिया की सेल, ठीक है। ये है बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल, इस तरह से ये सेल वॉल मैं दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। ये है बैक्टीरिया की सेल, ये है बैक्टीरिया की सेल वॉल, और ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, इसके बीच में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग बनी रहती है सेल वॉल के बीच में। कौन सा एंजाइम होता है? ट्रांसपेप्टाइडेज। और ये जो प्रोसेस होती है जहां पर ये सेल वॉल जो है होल्ड होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज, द ट्रांसपेप्टाइडेशन प्रोसेस होती है और यहाँ पर सेल वॉल सिंथेसिस होती है। और ये सेल वॉल जो होती है ना बैक्टीरिया की, ये सेल वॉल बचा के रखती है। अगर सेल वॉल बनी है ना, तो आप बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप यहाँ पर खड़े हैं, देख रहे हैं कि इस बैक्टीरिया का मैं कुछ बिगाड़ूं, पर आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि बैक्टीरिया के पास है सेल वॉल। तो कहीं ना कहीं सर इस सेल वॉल को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल वॉल हटी तो बैक्टीरिया का सुरक्षा कवच हटा। तो यार चलो इस सेल वॉल को देखते हैं कि ऐसा इसमें क्या है। क्योंकि इसको रोकना है तो पहले इसको समझते हैं कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल होती कैसे है, बनती कैसे है। तो ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है बच्चों? पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ठीक है। यहाँ पर दो ग्लाइकेन चेन होती है, यहाँ पर दो ग्लाइकेन चेन होती है। एक होती है नाम NAM, एक होती है NAG। इसका फुल फॉर्म बता देता हूं इन दोनों का। एक का फुल फॉर्म होता है आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और दूसरे का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो एक तो हो गया आपका नाग NAG और एक हो गया आपका नाम NAM। तो नाम और नाग, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जब बैक्टीरिया की सेल वॉल देख रहा हूँ तो मेरे को पता लगा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है। फिर मैं इस पेप्टाइडोग्लाइकेन को देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि दो ग्लाइकेन की चेन है। फिर ये दो ग्लाइकेन की चेन कौन सी है? एक तो होती है नाम, एक होती है नाग। तो चलो देखते हैं ये दोनों आपस में जुड़ती कैसे। तो ये जो नाम होता है और ये जो नाग होता है, ऊपर वाला क्या है? नाम, नीचे वाला क्या है? नाग।
ऐसे याद रखो कि कॉलेज में आपके सारे नाम के दोस्त हैं, असल में तो वो क्या है, नाग है। ठीक है, ज़्यादातर यही होते हैं। तो आप इतना याद रखो, एक होता है नाम, एक होता है नाग। ठीक, अब यहाँ पर ये दोनों एक्टिवेट कैसे होते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इन द प्रेजेंस ऑफ यूडीपी, देखो बोथ आर अटैच, ये दोनों अटैच होते हैं, नाम और नाग जो है अटैच होते हैं, एक्टिवेट होते हैं कब, जब यहाँ पर यूडीपी आके अटैच होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूडीपी आके अटैच हो चुका है, ये है आपका NAM, नीचे है आपका NAG, और इन दोनों से जो है यूडीपी आके अटैच हो चुका है। तो ये दोनों एक्टिवेट हो चुके हैं, ये दोनों आपस में जुड़ने जा रहे हैं। ये दोनों एक्टिवेट कब हुए, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे कब, जब यूडीपी इनसे आके जुड़ेगा। ठीक है, अब देखो जब यूडीपी इनसे आके जुड़ा तो ये दोनों एक्टिवेट हो गए, नाम भी एक्टिवेट हो गया, नाग भी एक्टिवेट हो गया। अब इस नाम के पास पेप्टाइड चेन आके अटैच हो जाती है इस कंडीशन में। ठीक, अब एक्टिवेशन के बाद, इन दोनों के एक्टिवेशन के बाद यूडीपी वापस चली जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये साइन लगा रखा है, इसका मतलब है कि यूडीपी वापस जा रही है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन 2 ग्लाइकेन की चेन से बनती है, नाम और नाग से। ये नाम और नाग अटैच कब होंगे, एक्टिवेट कब होंगे, जब यूडीपी आएगा। यूडीपी आने के बाद ये दोनों एक्टिवेट हो गए। अब एक्टिवेट होने के बाद यूडीपी का काम हो गया, ये यूडीपी वापस चला जाएगा कि मेरा काम था एक्टिवेशन का, मैं जा रहा हूँ, जाओ भैया। और एक्टिवेशन के दौरान यहाँ पे पेप्टाइड चेन जुड़ गई। अब ये नाम और नाग जुड़ेंगे और बैक्टीरिया के सेल से बाहर आ जाएंगे और ये जुड़ के बाहर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से इनके में क्रॉस लिंकेज हो जाता है जब ये बाहर आते हैं बहुत सारे मिलकर। और कौन सा एंजाइम कराता है, ट्रांसपेप्टाइडेज। ये सारी प्रोसेस होती है। अब बैक्टीरिया के अंदर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। जब पेनिसिलिन आता है ना तो वो कहाँ पे जुड़ता है अटैक करने के लिए, वो जुड़ता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे। ठीक है, वापस रिवाइज करवा देता हूँ एक थोड़ा सा छोटा सा। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो एंटीबायोटिक होती है वो काफ़ी तैयारी में होती है, पर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल देख के आते हैं। हमने देखा कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है। पेप्टाइडोग्लाइकेन मतलब 2 ग्लाइकेन चेन होती है, एक होती है नाम, एक होती है नाग। ये दोनों आपस में कब जुड़ते हैं, जब यूडीपी आके इससे अटैच होता है, इनका एक्टिवेशन होता है। तो जो नाम होता है ना उसके बाद पेप्टाइड चेन जुड़ जाती है, और जब नाम के पास पेप्टाइड चेन जुड़ गई, ये देखो नाम के पास पेप्टाइड चेन जुड़ जाती है, तो ये यूडीपी वापस चल जाता है एक्टिवेट करके। अब जब ये यूडीपी वापस चल गया तो ये नाम और नाग जुड़ के जो है सेल से बाहर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये सेल के बाहर आ चुके हैं, और ये सेल के बाहर आने के बाद इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं और ये दोनों आपस में क्रॉस लिंक होते हैं। किसकी मदद से, ट्रांसपेप्टाइडेज, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एंजाइम होता है जो कि इनको क्रॉस लिंक करके रखता है। और यहाँ पे इस तरह से बैक्टीरिया में सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। फिर हमने एक और चीज़ देखी कि बैक्टीरिया के अंदर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है। जो भी हम एंटीबायोटिक देते हैं पेनिसिलिन, वो यहाँ पर आके अटैच होता है। ठीक है, ये सारी तैयारी हमने देख ली कि भैया बैक्टीरिया के घर में ये होता है। अब अटैक करने चलते हैं, चलो अटैक करें, अटैक करें, अटैक धावा बोलते हैं। अब अटैक करेंगे। देखो देखो देखो, ये आपका पेनिसिलिन, ये आपका बैक्टीरिया। इसको लग रहा है कि हमें कुछ नहीं पता, पर हमें तो पता है कि यहाँ पे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है। तो ये पेनिसिलिन आएगा और इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे जुड़ जाएगा। जब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे जुड़ेगा, पता है क्या होगा, जो एंजाइम था ना इस बैक्टीरिया का, ट्रांसपेप्टाइडेज, ये एंजाइम अब काम करना बंद कर देगा। तो जब ट्रांसपेप्टाइडेज काम करना बंद कर देगा तो क्या यहाँ पर सेल वॉल के बीच में क्रॉस लिंकिंग होगी? नहीं होगी, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग करा कौन रहा था? ट्रांसपेप्टाइडेज। और अगर सेल वॉल के बीच में क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो सेल वॉल भी सही से नहीं बनेगी, और अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया खलास, RIP। ठीक है, तो कैसे क्या हुआ, पेनिसिलिन आया, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़ा, जिसकी वजह से ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो है काम करना बंद कर दिया। जब ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम काम करना बंद कर देगा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है ना, ये ट्रांसपेप्टाइडेज यही जोड़ के रख रहा है। जब ये रहेगा ही नहीं तो ये जुड़ेगा ही नहीं, जब ये जुड़ेगा ही नहीं तो सेल वॉल बनेगी ही नहीं, जब सेल वॉल बनेगी ही नहीं तो बैक्टीरिया को बचाएगा कौन? परेशान हो गया तो, है ना। पर कहते हैं ना, जल्दी जश्न नहीं मनाना चाहिए। हम पेनिसिलिन लेकर जा रहे हैं, चलो मारने चलते हैं। हमें सारी कहानी पता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। ठीक है, वो क्या नाम है उसका, डॉक्टर स्ट्रेंज, हाँ एवेंजर्स, वो सारी चीज़ देख लेते हैं ना कि इस तरीके से मार सकते हैं। तो हमने भी अभी देखा कि इस तरीके से मार सकते हैं। ठीक है, देख लिया हमने। पर बैक्टीरिया भी डेढ़ छाना। बैक्टीरिया पता है क्या करेगा, उसको पता है पेनिसिलिन आ रहा है, ये बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेज निकाल देगा। क्या निकाल देगा बच्चों? बीटा लैक्टमेज। अपना बचाव करेगा ना बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये थोड़ी ना बोलेगा दोनों हाथ खड़ा करके लो मारो मारो मुझे मारो।
कहाँ पे था ये, हाँ वहाँ पे था, मीम था, मारो मुझे मारो। तो ऐसा थोड़ा ना बोलेगा बैक्टीरिया, नहीं बोलेगा ना। बैक्टीरिया क्या करेगा अपने बचाव में, बीटा लैक्टमेज निकालेगा। अब आपको पता हो तो पेनिसिलिन में 2 रिंग होती है, थायाजोलिडीन और बीटा लैक्टम रिंग। और आपको पता है कि ये बीटा लैक्टम रिंग जो है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है अपनी एक्टिविटी के लिए। अगर ये रिंग है तभी पेनिसिलिन अपनी एक्टिविटी दे पाएगा। बैक्टीरिया, समझदार बैक्टीरिया ने क्या करा, बीटा लैक्टमेज निकाल दिया। ये बीटा लैक्टमेज इस बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देगा। पेनिसिलिन के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग है ना, हमारी एंटीबायोटिक के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग है वो टूट जाएगी। और अगर वो टूट जाएगी तो पेनिसिलिन का एक्शन भी खत्म हो जाएगा, तो पेनिसिलिन काम ही नहीं कर पाएगा और ये खुश। ओ हो, इतना खतरनाक बैक्टीरिया। देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बैक्टीरिया भी कम थोड़ी ना पड़ रहा, बैक्टीरिया निकाल रहा है बीटा लैक्टमेज, और बीटा लैक्टमेज ने एस्टेस कर दी पेनिसिलिन की। अब क्या करें, अब साइंटिस्ट का दिमाग खराब, हार के आ गए वापस, साइंटिस्ट परेशान। साइंटिस्ट ने बोला एक काम करते हैं। क्या काम करें भाई, हम देते हैं पेनिसिलिन, अरे वो तो हम पहले भी दे रहे थे, पेनिसिलिन के साथ हम देते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। वापस लड़ने चलते हैं, इस बार इनहिबिटर लेके चलते हैं। ठीक है भाई, अब देखो क्या हुआ, ये बैक्टीरिया ये वापस तैयार, इसने वापस क्या निकाला, बीटा लैक्टमेज। पर इस बार हम तैयारी से हैं, हमने एंटीबायोटिक दी, साथ में इनहिबिटर भी दिया। ये इनहिबिटर ने क्या करा, इसको रोक दिया। और जब ये रुक गया तो ये एंटीबायोटिक के लिए पूरा रास्ते खाली हो गया कि जाइए और ट्रांसपेप्टाइडेज को रोकिए, बैक्टीरिया को किल करिए। तो इस तरह से पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चलता है। बैक्टीरिया भी अपना बचाव करता है, एंटीबायोटिक भी असर करती है, और एंटीबायोटिक के साथ हम क्या देते हैं, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, क्योंकि हमें हमारी पेनिसिलिन की लैक्टम रिंग बचानी है, विच आर इसेंशियल फॉर द एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो देखो आपको यहाँ पर पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे रखा है कि पेनिसिलिन आएगा, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जुड़ेगा, ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करेगा, मतलब वो एंजाइम इनहिबिट होगा तो ये प्रोसेस भी इनहिबिट हो जाएगी। मैंने आपको बोला था एंजाइम का नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज और प्रोसेस का नाम है ट्रांसपेप्टाइडेशन। जब ट्रांसपेप्टाइडेज ही नहीं रहेगा तो ट्रांसपेप्टाइडेशन भी नहीं रहेगा। उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन बनेगा भी नहीं, सेल वॉल बनेगी भी नहीं, और सेल वॉल भी नहीं बनेगी, पेप्टाइडोग्लाइकन भी नहीं बनेगा, ट्रांसपेप्टाइडेज भी काम नहीं करेगा, तो बैक्टीरिया जो है मरने वाला है। अब एक बात बताओ कि अभी तक तो बैक्टीरिया को सेल वॉल बचा रही थी, अब सेल वॉल हट गई, ये जो ऊपर की सेल वॉल है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, 1 2 हटा दी। अब ये सेल वॉल हट गई तो बैक्टीरिया मरेगा कैसे, हमारे यहाँ से फ्लूइड जाएगा, जो प्लाज्मा है ना उससे फ्लूइड जाएगा बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया फूलेगा और फूलेगा, और फूल के बैक्टीरिया जो है फट जाएगा। इस तरह से ये बैक्टीरिया फट जाएगा, तो बैक्टीरिया फट जाएगा, बैक्टीरिया स्वेल अप एंड ब्रस्ट, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का क्या होता है, ऑटोलाइसिस, बैक्टीरिया की सेल की डेथ, बैक्टीरियोसीडियल एक्शन, RIP टू बैक्टीरिया, बात खत्म। ठीक, बैक्टीरिया ने बहुत कोशिश की हमसे बचने की, बैक्टीरिया ने बीटा लैक्टमेज छोड़ा, पर हमने भी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर दिया साथ में। बैक्टीरिया अभी भी हार नहीं मानेगा, बैक्टीरिया के पास बहुत तरीके हैं। एक तो बीटा लैक्टमेज आपको बता दिया ना, साथ ही साथ ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया जो अपने अंदर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन लेकर बैठा है ना, हमने देखा था ना बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, वहां पर ये बैक्टीरिया मॉडिफिकेशन कर लेगा। अब अगर कल को पेनिसिलिन जुड़ने आया तो जुड़ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि इसका तो हो चुका मॉडिफिकेशन, ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है ये तो चेंज हो चुका। मान लीजिए पहले ये इस स्ट्रक्चर का था, तो अब तो ये ऐसा हो चुका। अगर ये चेंज हो जाएगा तो पेनिसिलिन इससे तो जुड़ जाता था जब ये मॉडिफाई नहीं हुआ, पर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन अगर मॉडिफाई हो जाएगा तो इससे पेनिसिलिन जुड़ ही नहीं पाएगा, सही से ड्रग अंदर नहीं आ पाएगी। और पता है बैक्टीरिया क्या करेगा, एंटीबायोटिक्स को इफ्लक्स कर देता है, बाहर निकाल के फेंक देता है और आने कम देता है। बहुत तरीके से बचता है एंटीबायोटिक्स से ये बैक्टीरिया, तभी तो हम 3 दिन 5 दिन तक एंटीबायोटिक्स देते हैं। क्लियर हुआ, ये सब हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए। और ये सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको लिखना है कहाँ पर, सिफेलोस्पिरिन के केस में। ठीक है, यहाँ पर आपको सिफेलोस्पिरिन भी दे रखा है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप एंटीबायोटिक्स पढ़ रहे हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, उसमें पेनिसिलिन पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो सिफेलोस्पिरिन है इसमें भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सेम। अब एक बात, अभी मैंने आपको बोला था कि ये ग्राम पॉजिटिव के लिए, तो सर ग्राम नेगेटिव के लिए क्या करें, अरे भैया कुछ मत करो, सिंपल सा है। ग्राम नेगेटिव के ऊपर क्या पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो उसके अंदर एंटीबायोटिक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। जैसे ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये बड़ा खुश बैठा है, पता है क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अच्छे से प्रोटेक्शन है और छोटे छोटे पोर्स है, इस तरह से
इस तरह से ये पोर्स है। तो अब हमारी एंटीबायोटिक्स को अंदर कैसे पहुँचाए, हमारी एंटीबायोटिक्स तो बड़ी है। तो मैंने एक इलाज निकाला कि आपकी जो एंटीबायोटिक्स है ना, जैसे यहाँ पर इस तरह से जो आपकी एंटीबायोटिक्स थी, ठीक है, यहाँ पे सल्फर था, यहाँ पे CH3 था, कार्बोक्सिलिक था, यहाँ पर नाइट्रोजन था, और यहाँ पर जो R ग्रुप था, इस R ग्रुप को हटा दो। क्योंकि आपने देखा है कि R ग्रुप की जगह हम कई तरह के बड़े बड़े ग्रुप लगाते हैं। अगर ये बड़ा ग्रुप नहीं रहेगा तो इसका मोलिकुलर वेट कम हो जाएगा, और मोलिकुलर वेट कम हो जाएगा पेनिसिलिन का, तो ईजिली वो पोर के थ्रू अंदर चला जाएगा। तो ध्यान रखना, ग्राम नेगेटिव के केस में आपको क्या करना है, R ग्रुप को हटा देना है। क्लियर हो गया? यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है इसके लिए। ये देखो, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में हमें क्या करना है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, वो पोर कंटेंट करती है, तो हम R को हटा देंगे। R हटाने से मोलिकुलर वेट कम हो जाएगा, और ये जो ड्रग है हमारी पेनिसिलिन, ये अंदर आसानी से चली जाएगी और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर देगी। उसके बाद पेनिसिलिन का मेटाबॉलिज्म दे रखा है। देखो ये पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो। ये आपका थायाजोलिडिन रिंग, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, डाइमिथाइल, बीटा लैक्टम, नाइट्रोजन मतलब अमाइड ग्रुप, और उसके साथ यहाँ पे आपको दे रखा है बेंजीन और CH3। अब यहाँ पर R की जगह क्या दे रखा है, बेंजीन और CH3। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं वापस बता देता हूँ कि अगर आपको R की जगह बेंजीन और CH3 दिखे, आप यहाँ पे देखिए, इस R की जगह बेंजीन और CH2 या CH3 दिखे, तो इसका मतलब है कि वो बेंजाइल पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन सेकंड है या फिर पेनिसिलिन जी है। तो वो जो स्ट्रक्चर थी वो किसकी थी, पेनिसिलिन सेकंड या पेनिसिलिन जी की, क्योंकि वहाँ पर R की जगह बेंजीन और CH2 है। तो यहाँ पर R की जगह बेंजीन और CH2 है, जिसमें हमने बीटा लैक्टमेज डाला, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज हुआ, बाकी पूरी स्ट्रक्चर सेम है। आप देखना ध्यान से, यहाँ पर सिर्फ ये चेंज हुआ कि ये डबल बॉन्ड O खुल गया और ये इस तरह से हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। फिर इसमें अमाइडेज डलेगा फर्दर और ये टूटता जाएगा। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म ऑफ पेनिसिलिन। फिर यहाँ पे पेनिसिलिन के कुछ यूज़ दे रखे हैं, जैसे निमोनिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, टूथ एंड गम इन्फेक्शन, और फिर वेनरल डिजीज। वेनरल डिजीज का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। उसके बाद आपको फार्माकोकाइनेटिक्स दे रखा है और एडवर्स ड्रग रिएक्शन दे रखे हैं पेनिसिलिन के। यहाँ पर आपको फार्माकोकाइनेटिक्स का बता रखा है, एडवर्स इफेक्ट का बता रखा है। देखो साइड इफेक्ट क्या होंगे पेनिसिलिन के, अगर आप ज़्यादा ले लोगे तो एलर्जी, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, ब्लीडिंग, डिजनरेटिव चेंजेस इन द स्पाइनल कोड, कन्वर्जन, रेशेस, ईचिंग, एनाफाइलेक्सिस, सीरम सिकनेस, कई तरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स दे रखी है, जैसे ये मोनोबेक्टम है जो कि वहाँ पर हमने यूज़ करी थी, यही काफ़ी है आपके लिए, बाकी आप ना ही देखें तो ठीक है। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक दे रखी है। फार्माकोकाइनेटिक मतलब आपको पता ही है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। जो पेनिसिलिन होता है वो किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसके साथ बाइंड होता है। तो यहाँ पर लिखा है अप्रोक्स 60% ऑफ द पेनिसिलिन जी, और वी कैन से पेनिसिलिन रिवर्सिबली बाइंड टू एल्बुमिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं एल्बुमिन से ज़्यादातर ड्रग बाइंड हो जाती है, ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स बाइंड हो जाती है। तो यहाँ पर भी लिखा है कि जो आपका एल्बुमिन है उससे 60% पेनिसिलिन बाइंड हो जाती है। उसके बाद लिखा है सिग्निफिकेंट अमाउंट अपीयर इन द लीवर, बाइल, किडनी, सीमन, जॉइंट फ्लूइड, लिम्फ, इंटेस्टाइन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका एंटीबायोटिक। जनरली पेनिसिलिन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर ले, पर अगर आपके मेनिंजेस में प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए आपकी पायामीटर, अरेकेनॉइड, ड्यूरामीटर, इनमें प्रॉब्लम है, तो पेनिसिलिन जो है क्रॉस कर लेगा और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड तक पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखना, पेनिसिलिन जनरली तो क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि मेनिंजेस अगर आपकी ठीक है तो क्रॉस नहीं कर सकता हो, पर अगर मेनिंजेस में कोई दिक्कत है तो वो इजीली क्रॉस कर लेगा। ये सारी बातें आपको पेनिसिलिन के फार्माकोकाइनेटिक में लिखनी है। फिर एडवर्स इफेक्ट में आपको बताना है कि अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है, ब्रोंकोस्पाज्म, फीवर, एनाफाइलेक्सिस, ये सब कॉमन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया, एडवर्स रिएक्शंस हो गए, साइड इफेक्ट हो गए, टॉक्सिसिटी हो गई आपकी, मेटाबॉलिज्म हो गया, यूजेस हो गए पेनिसिलिन के, मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया कैसे रोक रहा है पेनिसिलिन को, वो हो गया। पेनिसिलिन काम कैसे करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी कैसे है, वो सारा सब कुछ पूरी कहानी हो गया। उससे पहले बैक्टीरिया की सेल वॉल देख ली, पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देख ली हमने पेनिसिलिन की, एसएआर भी देख लिया, पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर में चेंजेस करना भी देख लिया, इंट्रोडक्शन भी देख लिया, हिस्ट्री भी देख ली, क्लासिफिकेशन भी देख लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको पेनिसिलिन के अंदर लिखनी है, और कोई भी एंटीबायोटिक स्टार्ट करोगे तो ये सारी चीज़ें आप लिख कर स्टार्ट करना। एंटीबायोटिक्स का इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन तो अच्छे से लिखना, ज़रूर लिखना। उसके बाद आप किसी भी एंटीबायोटिक को स्टार्ट करना, चाहे आप पेनिसिलिन करो या सेफेलोस्पोरिन। तो ये जो आपका सेफेलोस्पोरिन है, सबसे पहले तो आपको पता है कि सेफेलोस्पोरिन किस में आता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंडर में आता है। ठीक है, ये जो सेफेलोस्पोरिन होता है ये बैक्टीरियोसीडियल होता है, बैक्टीरिया को सीधा किल ही कर देता है।
मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो आपकी एंटीबायोटिक्स है या फिर आप बोल लीजिए जो भी आपका एंटी माइक्रोबियल है वो दो तरह से होता है, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक होता है बैक्टीरियोसीडियल। अब सीडियल का मतलब क्या होता है, किल करने वाला। तो आपका सेफेलोस्पोरिन क्या है, बैक्टीरियोसीडियल नेचर का है, ये बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। और किसके क्लासिफिकेशन में आता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के। तो यहाँ पर लिखा है द सेफेलोस्पोरिन आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। कहाँ से आइसोलेट करते हैं, कहाँ से निकालते हैं इसको हम, सेफेलोस्पोरियम एसपीपी। एसपीपी का मतलब होता है स्पीसीज, मोर देन वन स्पीसीज, ये एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मोर देन वन स्पीसीज। तो ध्यान रखना जो सेफेलोस्पोरिन होता है वो एक तरह का बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जिसको आइसोलेट किया जाता है आपको सेफेलोस्पोरियम स्पीसीज से, या फिर आप इसे सेमी सिंथेटिकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर जो ड्रग्स है आपकी, जो सेफेलोस्पोरिन है 1965 में जो आई है, वो सारी लगभग सेमी सिंथेटिक ही है। तो ये आपको क्लियर हो गया, सेफेलोस्पोरिन बैक्टीरियोसीडियल नेचर का होता है, सेफेलोस्पोरिन जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, सेफेलोस्पोरिन जो है आइसोलेट किया गया है सेफेलोस्पोरियम स्पीसीज से, ठीक है। उसके बाद आप देखो सेफेलोस्पोरिन की स्ट्रक्चर। जब आप सेफेलोस्पोरिन की स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रही है एक बीटा लैक्टम रिंग, साथ में आपको दिख रहा है डाइहाइड्रोथायजिन रिंग। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो सेफेलोस्पोरिन की स्ट्रक्चर होती है वहां पर दो रिंग आपस में फ्यूज होती है, एक रिंग होती है डाइहाइड्रोथायजिन रिंग और दूसरी रिंग होती है बीटा लैक्टम रिंग। साथ ही साथ ये जो आपका सेफेलोस्पोरिन है यहाँ पर आपको दो कायरल कार्बन देखने को मिलते हैं, एक 6 पोजीशन का जो कार्बन है वो कायरल है, एक 7 पोजीशन का जो कार्बन है वो कायरल है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अभी तक आपने स्ट्रक्चर देखी, स्ट्रक्चर में क्या देखा कि जो बीटा लैक्टम रिंग है वो फ्यूज्ड है आपके डाइहाइड्रोथायजिन रिंग से। यहाँ पर आपको दो कायरल कार्बन देखने को मिल रहे हैं, एक 6 पोजीशन का कार्बन जो है कायरल है, एक 7 पोजीशन का कार्बन जो है कायरल है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो डाइहाइड्रोथायजिन रिंग है ये 6 मेंबर रिंग है, जबकि आपने पेनिसिलिन में जो रिंग देखी थी थायाजोलिडिन, ठीक है, थायाजोलिडिन बोलते हैं वैसे तो, थायाजोलिडिन जो रिंग देखी थी आपने वो 5 मेंबर थी, और यहाँ पर आप देखो डाइहाइड्रोथायजिन रिंग जो है ये 6 मेंबर है। तो आपको याद रखना है कि सेफेलोस्पोरिन में जो रिंग बीटा लैक्टम से फ्यूज होती है वो 6 मेंबर होती है। वहीं अगर बात करूँ पेनिसिलिन में, तो पेनिसिलिन में जो बीटा लैक्टम से रिंग फ्यूज होती है वो 5 मेंबर रिंग होती है। अब इसका एसएआर हम देखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या देखा, इसका नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए इसके एसएआर को डिटेल स्टडी में आपको करवाता हूँ। एसएआर का मतलब तो आप सभी को पता है कि स्ट्रक्चर में चेंज लाते जाओ और एक्टिविटी में चेंज आता जाएगा, और हमें ये देखना है कि स्ट्रक्चर में हमेशा क्या चेंज करे जो एक्टिविटी बढ़े, और अगर हमने कुछ चेंज कर दिया और उसकी वजह से एक्टिविटी कम हो गई तो उस चेंज को हम ना करें। तो यहाँ पर हमें वो सब देखना होता है। तो सबसे पहले ये सेफेलोस्पोरिन की स्ट्रक्चर है आपके सामने, जहाँ पर फर्स्ट पोजिशन पे आपको सल्फर अटैच है। अब ये जो सल्फर है, इस सल्फर का अगर आपने ऑक्सीडेशन कर दिया तो आपको मिलेगा सल्फोन या सल्फोक्साइड, पर इसकी वजह से रिंग की एक्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है सेफेलोस्पोरिन की वो कम हो जाएगी। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो याद रखना जो फर्स्ट पोजीशन पे सल्फर है उसका आपको ऑक्सीडेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो सल्फोन और सल्फोक्साइड बनेगा, जिसकी वजह से रिंग की एक्टिविटी कम हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो सल्फर है ये एसेंशियल एक्टिविटी के लिए। तो पहले आप क्या लिखोगे, सल्फर एट फर्स्ट पोजीशन इज द एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, और वी कैन से इज द वेरी एसेंशियल फॉर द रिंग एक्टिविटी और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटीबायोटिक एक्टिविटी। अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन करोगे तो सल्फोन और सल्फोक्साइड बनेगा, जिसकी वजह से एक्टिविटी कम होगी। पर अगर आप इस सल्फर की जगह ऑक्सीजन भी लगाते हो ना तो भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना, सल्फर लगाओगे तो भी एक्टिविटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन लगाओगे तो भी एक्टिविटी बढ़ेगी। पर सल्फर जब आपने लगाया, अगर आपने उसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 3 चीज देखी कि सल्फर जरूरी होता है, अगर सल्फर को आप ऑक्सीजन से रिप्लेस करोगे तो भी एक्टिविटी बढ़ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर इस सल्फर का आप ऑक्सीडेशन कर दोगे तो सल्फोन और सल्फोक्साइड बनेगा, जिसकी वजह से एक्टिविटी कम हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप इस सल्फर के साथ कोई भी मिथाइल ग्रुप जोड़ोगे, जैसे CH3 वगैरह आप जोड़ोगे, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब यहाँ पर एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी की। तो ध्यान रखना, सल्फर के साथ आपने मिथाइल जोड़ा तो रिंग की एक्टिविटी नहीं, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आपको सल्फर के लिए याद रखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं सेकंड पोजीशन पे। ये जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नहीं करना। यहाँ के हाइड्रोजन को आपको ना तो रिप्लेस करना है, ना रिमूव करना है, ना यहाँ पर आपको किसी का एडिशन करना है, ना सब्सटीट्यूशन करना है, ना डिलीशन करना है, कुछ भी नहीं करना। सेकंड पोजीशन को अनचेंज रहने देना। अगर आपने सेकंड पोजीशन को अनचेंज रहने दिया तो आपकी रिंग की एक्टिविटी और वी कैन से एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी और वी कैन से सेफेलोस्पोरिन की एक्टिविटी बनी रहेगी। उसके बाद आ जाइए आप थर्ड पोजीशन पे।
फर्स्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट में 4 पॉइंट है। सेकंड में भी आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं कि ना एडिशन करना है, ना डिलीशन करना है, ना सब्स्टिट्यूशन करना है, जो हाइड्रोजन एटैच है वो रहने देना कार्बन के साथ, कोई चेंज यहाँ पे नहीं करना है, तो एक्टिविटी बनी रहेगी। उसके बाद जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन पे आपको यहाँ पर मैंने एक्स अटैच कर रखा है, और एक्स तो किसी का नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ, तभी तो एक्स है। तो एक्स की जगह आप लगा दो CH3Cl। जब आप एक्स की जगह CH3Cl लगाओगे तो आपको एक ओरल एक्टिव कंपाउंड मिलेगा। जो आपको सेफेलोस्पोरिन मिलेगा वो एक ओरल एक्टिव कंपाउंड मिलेगा। वहीं अगर आप एक्स की जगह 5 मेंबर रिंग लगाते हैं, आपने बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है, तभी आप पास होके आ गए हैं। तो वहां पर यूनिट नंबर 4-5 आपने देखी थी, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स वगैरह, फ्यूरेन, ठीक है, कई तरह की थायोफिन वगैरह, कई तरह की रिंग्स थी। तो वहां पर से कोई एक 5 मेंबर रिंग ले लो। अब उस 5 मेंबर रिंग को अगर आप इस एक्स की जगह लगाओगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां पर जो एक्स है, एक्स की जगह अगर आप 5 मेंबर रिंग लगाओगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी। 5 मेंबर कौन सी? हेट्रोसाइक्लिक रिंग। मैंने आपको बताया था ना हेट्रोसाइक्लिक किसे कहते हैं। जैसे मान लो ये हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि ये हेट्रो एटम है, क्योंकि यहाँ पर सारे कार्बन है पर ये हेट्रो है, अलग है, तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगानी है आपको। तो एक्स की जगह अगर आप 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगाओगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही साथ एक्स की जगह आप CH3Cl लगाओगे तो ओरल एक्टिव कंपाउंड बनेगा। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे आ जाते हैं। अच्छा, फोर्थ पोजीशन पे आने से पहले आप ये भी देखिए कि यहाँ पर 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। अब ध्यान से सुनना, अगर ये डबल बॉन्ड को मैं हटाकर सिंगल बॉन्ड कर दूं तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। अब इसको लिखोगे कैसे कि ये अनसेचुरेटेड है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? अनसेचुरेशन, अनसेचुरेटेड। और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? सेचुरेटेड। तो अगर आपने अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड करा या अनसेचुरेशन से सेचुरेशन करा तो फिर यहां पर एक्टिविटी कम हो जाएगी। मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड है इसको ऐसा का ऐसा रहने दो, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ मत करो। अगर आपने इसका ट्रिपल करा या सिंगल करा तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन पे आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह आप एस्टर लगाओ। देखो, पहले तो ये बोल देना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज वेरी इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, बट इफ वी रिप्लेस द कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्रॉम द एस्टर, देन यहाँ पर क्या होता है कि प्रो ड्रग बन जाती है। ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ना, ये प्रो ड्रग बनेगी। और आप सभी को पता है प्रो ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो शुरू में इनएक्टिव होती है, जब आप एडमिनिस्टर करो उसे और आपके लीवर से वो एक्टिव हो जाती है, फिर अपना एक्शन शो करती है। और इसकी वजह से यहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये प्रो ड्रग है। तो ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज वेरी एसेंशियल एट फोर्थ पोजीशन इन cephalosporin, but if we replace the carboxylic group from the ester group, if we replace the carboxylic group from the ester group, then prodrug is from which have greater bioavailability। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। ये फोर्थ पोजीशन का फंडा भी पूरा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है फिफ्थ पोजीशन। इस फिफ्थ पोजीशन पे कोई भी चेंज मत करना। फिर आपके सिक्स पोजीशन पे कोई भी चेंज मत करना। जैसे आपने यहाँ पे सेकंड पे कोई भी चेंज नहीं किया था ना, वैसे ही फिफ्थ पे भी नहीं करना, सिक्स पे भी नहीं करना, और सेवन्थ पे करेंगे और एट्थ पे नहीं करना। तो कहाँ कहाँ नहीं करना वो देख लो। सेकंड पे बिल्कुल चेंज नहीं करना, फिफ्थ पे बिल्कुल चेंज नहीं करना, सिक्स पे बिल्कुल चेंज नहीं करना, और एट्थ पे बिल्कुल चेंज नहीं करना। 2, 5, 6, 8 यहाँ पर चेंजेस नहीं करने, ठीक है। सल्फर पे 4 पॉइंट थे, इस पर भी काफ़ी अच्छे पॉइंट देख लिए, इस पर भी 2 पॉइंट देखे, यहाँ पे पॉइंट का भी देख लिया। कार्बोक्सिलिक की जगह एस्टर भी लगा दिया, प्रोड्रग भी बना दी, बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ा दी। यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना। और यहाँ पर 7th पोजीशन पे अगर आप एसाइलेशन कराते हो, मतलब कि एसाइल ग्रुप अटैच कराते हो, तो उसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे सेफेलोस्पोरिन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। आई रिपीट, अगर आप 7th पोजीशन पे एसाइलेशन कराते हो तो सेफेलोस्पोरिन की एक्टिविटी बढ़ेगी। और किसके खिलाफ बढ़ेगी? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिविटी बढ़ेगी। वहीं अगर आप देखोगे ये जो आर ग्रुप आपको यहाँ पे लगा है, अगर आप इस आर ग्रुप की जगह फिनाइल रिंग लगा देते हो, आई रिपीट, अगर आप इस आर ग्रुप की जगह फिनाइल रिंग लगा देते हो तो भी एक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर ये सेफेलोस्पोरिन के बारे में दे रखा है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, पता है भाई बीटा लैक्टम है, उसी के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर है पेनिसिलिन के। स्ट्रक्चर देखो या फंक्शन देखो, पेनिसिलिन के लगभग सिमिलर होती है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर भी बीटा लैक्टम रिंग है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल वगैरह नहीं है बस, और ये 6 मेंबर रिंग है। मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर सिमिलर है क्योंकि यहाँ पर एक रिंग कॉमन है, वो है बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से और फंक्शन से सिमिलर है पेनिसिलिन की तरह। अब अगर आपको सेफेलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाए, चलो एसएआर तो हो गया,
अब अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लें तो आपको लिखना है पेनिसिलिन का, जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। आपने पढ़ा था ना कि पेनिसिलिन जो है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़ जाता है, तो वैसे ही सेफेलोस्पोरिन भी किससे जुड़ जाता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़ जाता है। फिर वो ट्रांसपेप्टाइडेज को रोक देता है और जिसकी वजह से सेल वॉल नहीं बनती और बैक्टीरिया जो है किल हो जाता है। तो जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख ले। सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको सेफेलोस्पोरिन में भी लिखना है। ठीक है, ये बैक्टीरियोसीडियल नेचर का होता है, बता ही दिया। सिफिलोस्पोरियम से मिलता है, आइसोलेट करते हैं, बता ही दिया। और सिफिलोस्पोरियम क्या है, एक फंगस है। चलो, और ये सेल वॉल की सिंथेसिस रोकेगा, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सारी बातें वही है। पेनिसिलिन से रिलेटेड एसएआर डिफरेंट था, वो मैंने आपको बता दिया। अभी सेफेलोस्पोरिन का हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन, जो कि कई यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है 5 नंबर में, 7 नंबर में, और अगर 5-7 नंबर में नहीं भी आता ना तो 2-3 नंबर में पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाता है वो सुनो। जैसे सेकंड जनरेशन की जो सेफेलोस्पोरिन है वहाँ के 2 ड्रग के नाम बताओ और ये काम किसे करता है वो बताओ। तो देखो, कोई सा भी सेफेलोस्पोरिन पूछा जाए आपसे, कोई सा भी पूछे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, तो सेफेलोस्पोरिन है क्या, एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल। क्या करेगा, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, बैक्टीरियोसीडियल एक्शन होता है। तो सब में ये 3-4 लाइन तो कॉमन लिख सकते हैं। अब एक दो ड्रग तो याद करनी ही है हमें। देखो, जैसे फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है तो यहाँ पर आप सेफाड्रोक्सिल हो गया, सेफाजोलिन हो गया। तो ऐसे ही आपको सेकंड जनरेशन की 2 ड्रग याद रख लीजिए, थर्ड जनरेशन की 2, जैसे सेफिक्सिम याद रख लीजिए आप। ठीक है, तो जो आपको इजी लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग मेंशन कर रखी है, जो इजी लगता है वो 2 याद कर लीजिए। फोर्थ में 2 ही है, फिफ्थ में 2 ही है। ठीक है, और अगर आप फिफ्थ नहीं याद करना चाहते तो कोई बात नहीं, बस लिख दो फिफ्थ जनरेशन, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इतना है भी नहीं और वैसे भी अभी तक ये आपके मेडिकम में नहीं, कॉलोजी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। एक फिफ्थ जनरेशन भी लिख सकते हो आप। अब देखो, फर्स्ट जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन के बारे में देखते हैं कि ये जो सेफेलोस्पोरिन होती है फर्स्ट जनरेशन वाली, ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो फर्स्ट जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन है, हम क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन। हमने वहां पर देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन। फिर हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन। जो फर्स्ट जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन होती है वो डेवलप हुई थी 1960 में। ठीक है, किसके सब्सटीट्यूट की तरह काम करती है, पेनिसिलिन जी के सब्सटीट्यूट की तरह काम करती है, क्योंकि मैंने बोला कि सेफेलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है सेम होता है पेनिसिलिन की तरह। उसके बाद ये याद रखना कि जो फर्स्ट जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही मारती है, इसके खिलाफ बहुत ही असरदार होती है। पर अगर फर्स्ट जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन से आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारोगे तो नहीं मरेगा, इतना असरदार नहीं है। असरदार तो है पर बहुत ही ज़्यादा कम, तो उसको हम मना ही कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन की जो सेफेलोस्पोरिन थी वो 1960 में डेवलप हुई थी, पेनिसिलिन जी का सब्सटीट्यूट है, ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ बहुत बढ़िया काम करती है, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ सही से काम नहीं करती है। सारी बातें यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे लिखा है देखो, हैव हाई एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वीकर अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग है, जैसे यहाँ पे देखो सेफाड्रोक्सिल है, सेफाजोलिन है। तो मैं सेफाजोलिन के बारे में बता रहा हूँ कि सेफाजोलिन जो होती है एक प्रोटोटाइप ड्रग है। अब प्रोटोटाइप का मतलब भी समझ लो, एक आइडियल ड्रग जिसको देखकर हम आगे ड्रग बना सके। जैसे अगर आपको एनाल्जेसिक बनाना है, दर्द निवारक, तो आप मॉर्फिन को आइडियल मान के चलोगे। तो वैसे ही अगर आपको फर्स्ट जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन बनानी है तो आप प्रोटोटाइप किसको मानेंगे, यहाँ पे सेफाजोलिन को। सेफाजोलिन को स्टैंडर्ड और आइडियल मानकर चलोगे। ठीक है, तो प्रोटोटाइप फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन कौन होती है, आपकी सेफाजोलिन। किसके खिलाफ काम करती है, स्ट्रेप्टोकोकाई के खिलाफ, गोनोकोकाई, मेनिंगोकोकाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लैप्सीलिया, इन सब के खिलाफ जो है ये ड्रग जो है काम करती है। ये सारे बैक्टीरियल है, ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल है। मतलब ये जो है माइक्रोब्स वगैरह, इनको किल करने के लिए हमारी फर्स्ट जनरेशन की एंटीबायोटिक सेफेलोस्पोरिन काम करती है। एग्जाम्पल हो गया सेफाजोलिन। अब यहाँ पर सेफाजोलिन के डोज दे रखे हैं, माइल्ड केसेस में, सीवियर केसेस में, चिल्ड्रन को कितना देना है, सब कुछ, आईएम से कितना, आईवी से कितना, तो श्रद्धा अनुसार पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको सेकंड ड्रग दे रखी है आपकी सेफालेक्सिन। तो सेफालेक्सिन जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं हम। अगर आप फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में हम सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ कौन सी करते हैं, सेफालेक्सिन, और ये इफेक्टिव होती है ऑरली। ध्यान से सुनो, इसकी जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो काफ़ी लो होती है, जिसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन बाइल में ज़्यादा होता है। आपको पता है कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है तो फिर वो किडनी के थ्रू एलिमिनेट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रही।
तो ये किसके थ्रू एलिमिनेट होगी, बाइल के थ्रू एलिमिनेट होगी। तो ध्यान रखना जो फर्स्ट जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन है जिसका एग्जांपल है सेफालेक्सिन, वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है, ओरली इफेक्टिव होती है, प्लाज्मा प्रोटीन में इसकी बाइंडिंग लो होती है जिसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन आपको बाइल में ज्यादा देखने को मिलता है। इस ड्रग का हाफ लाइफ दे रखा है 60 मिनट अप्रोक्स। फिर आती है आपकी सेकंड जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन। अब देखो फर्स्ट जनरेशन की जो सेफेलोस्पोरिन थी वो ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ अच्छी थी ना, ये जो सेकंड जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन है ये ग्राम नेगेटिव के खिलाफ अच्छी है। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है ना उनके खिलाफ अच्छी है, पर ये सही से काम नहीं कर पाएगी। मतलब पहले की तरह जो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक है ना सेफेलोस्पोरिन, उसकी तरह ये पॉजिटिव को नहीं मार सकती। मारेगी तो सही है भी पॉजिटिव को, पर पहले वाले की तरह नहीं मार सकती। तो ध्यान रखना पहले वाला क्या मारता था, पहले वाला जो है कौन सा बैक्टीरिया मारता था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करता था फर्स्ट जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन। पर वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन को, तो सेकंड जनरेशन की जो सेफेलोस्पोरिन होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए काफी ज्यादा असरदार होती है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। यहाँ पे लिखा है मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वीकर देन फर्स्ट जनरेशन कंपाउंड अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। फिर यहाँ पर आपको इसकी ड्रग्स दे रखी है और उसके बारे में बता रखा है, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है सेफ्यूरॉक्सिम, उसके बारे में बता रखा है कि रेजिस्टेंट टू ग्राम नेगेटिव बीटा लैक्टमेस। देखो ये बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया, नेगेटिव बैक्टीरिया। हमें इसको मारना है तो कौन सी ड्रग देनी पड़ेगी, आपको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेकंड जनरेशन वाली ड्रग देनी पड़ेगी सेफेलोस्पोरिन की। थर्ड भी दे सकते हैं, आगे बताऊंगा मैं, फिलहाल हम सेकंड की बात कर रहे हैं। अब जब ये ड्रग इसको मारने आ रही है तो आपको पता है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया एक एंजाइम रिलीज करेगा ताकि ये ड्रग खराब हो जाए। कौन सा एंजाइम, बीटा लैक्टमेस। ठीक है, तो हम जो एंटीबायोटिक देंगे ना वो एंटीबायोटिक हम बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर के साथ देते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है रेजिस्टेंट टू ग्राम नेगेटिव बीटा लैक्टमेस। हमारी जो ड्रग होती है ना सेकंड जनरेशन की, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता बीटा लैक्टमेस से जो बैक्टीरिया रिलीज कर रहा है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपकी सेकंड जनरेशन है सेफेलोस्पोरिन की जो कि ग्राम नेगेटिव के खिलाफ ज़्यादा असरदार है। फिर उसी के लिए उस ड्रग के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, डोज वगैरह बता रखे हैं। फिर आ जाते हैं थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन पे। जो थर्ड जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन है वो 1980 में इंट्रोड्यूस हुई थी, वहीं आपने देखा था फर्स्ट जनरेशन तो वो 1960 में हुई थी। ठीक है, ये जो है दोनों के लिए असरदार है। थर्ड जनरेशन की जो सेफेलोस्पोरिन है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल करेगी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करेगी। पर अभी हमने देखा ना कि जो सेफेलोस्पोरिन सेकंड वाली है, सेकंड जनरेशन वाली, वो ग्राम नेगेटिव को किल कर रही थी। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल कर रही थी। तो ये थर्ड वाली ना और अच्छे से करेगी। थर्ड वाली जो है ज़्यादा इफेक्टिव होती है ग्राम नेगेटिव के लिए, और अच्छे से किल करेगी। ध्यान रखना थर्ड वाली जो है पॉजिटिव को भी मारेगी, नेगेटिव को भी मारेगी, पर एज कंपेयर टू सेकंड जनरेशन ये बहुत अच्छे से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारेगी, उससे भी ज़्यादा अच्छा, सेकंड वाली से भी। ठीक है, फिर इसकी ड्रग बता रखी है, उसके लिए 2-4 लाइनें लिखी हुई है, देख लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 ड्रग्स बता रखी है, जैसे यहाँ पे सेफेक्सिम दे रखा है, तो रेजिस्टेंट टू मैनी बीटा लैक्टमेस, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, मतलब रुकेगा नहीं। बैक्टीरिया जो बीटा लैक्टमेस निकालता है ना बचाव के लिए, तो ये एंटीबायोटिक डरने वाली नहीं है सेफेक्सिम, ये जाएगी और ये इसके खिलाफ रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है कि हाँ मैं तेरे से डरता नहीं हूँ, मैं आगे जाऊँगा, मैं तेरे को मार के ही आऊँगा। ठीक है, इसका जो प्लाज्मा हाफ लाइफ होता है वो होता है 3 आवर। ओहो, और पेनिट्रेशन इनटू CSF इज गुड। जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना वहां पर भी पेनिट्रेट कर लेती है ड्रग सेफेक्सिम। चलिए, उसके बाद फोर्थ जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन होती है जो कि 1990 में डेवलप हुई थी। फर्स्ट जनरेशन की कब हुई थी, 1960 में, और फोर्थ की कब हुई थी, 1990 में। ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हाईली रेजिस्टेंट है, मरने वाली नहीं है हमारी ड्रग, हमारी ड्रग जीत कर ही आएगी। इसका हाफ लाइफ 2 आवर होता है, ये किडनी से एक्सक्रीट होती है और ये CSF में भी पहुंच जाती है। अब देखो अगर बहुत ज़्यादा सेफेलोस्पोरिन हो गई या सेफेलोस्पोरिन के एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो डायरिया हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब नेफ्रॉन खराब हो गया, न्यूट्रोपेनिया मतलब न्यूट्रोफिल के नंबर की कमी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, RBC WBC, इन सब में दिक्कत आना। ठीक है, ये आपने पैथोफिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ा था जब आपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ा था। मुझे पता है आपको कुछ भी याद नहीं, कोई बात नहीं, पर पैथो पढ़ लेना, पैथो काम आएगी जीवन भर आगे, मेडिकल अगर आपको लेना है तो। आगे देखते हैं यूजेस सेफेलोस्पोरिन के। तो देखो सेफेलोस्पोरिन क्या है, एंटीबायोटिक है और वी कैन से एंटी माइक्रोबियल है, मतलब कि ये बैक्टीरिया को रोकेगी या जो भी माइक्रोब्स है फंगाई वगैरह इनको रोकेगी। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे इन्फेक्शन हो गया, मेरे नाक में, गले में, कान में इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में ये जो एंटीबायोटिक्स है ना ये बचाएगी मुझे। और अगर किसी के ब्रेन की लेयर्स में
जिनको बोलते हैं मेनिंजीस, पायामेटर, ड्यूरामेटर, अरेकिनोइड, ब्रेन की लेयर होती है ना मेनिंजीस, अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया लग गए, तो जब बैक्टीरिया लग गए ना, तो बैक्टीरिया लगते हैं, लेयर भी गायब हो रही है, जब बैक्टीरिया लग गए ना तो बैक्टीरिया ऐसे ही करेंगे, ये बैक्टीरिया लग गए, तो अब यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजिस खराब होने को, मेनिंजिस में इन्फ्लेमेशन होने को क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस को सही कौन करेगा, सिफिलिस्पोरिन, ठीक है। एंटीबायोटिक है तो बैक्टीरिया को सही करेगी ना, तो जहाँ भी बैक्टीरिया की दिक्कत है वहाँ पे दे दो एंटीबायोटिक। जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी में इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, यहाँ पर लिखा है ENT। ENT का मतलब होता है ईयर, नोज और थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया, या फिर क्यूटेनियस इन्फेक्शन हो गया स्किन वाला, तो कुछ भी हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरिया का, कहीं पे भी हो रहा है, एंटीबायोटिक दे दो सिफिलिस्पोरिन। उसके बाद आपको यहाँ पर डिग्रेडेशन ऑफ सिफिलिस्पोरिन बता रखा है। देखो सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर काफ़ी इजी होती है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी सिफिलिस्पोरिन की स्ट्रक्चर है, हमने देखा था ना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, आप चाहो तो डबल बॉन्ड अंदर लगा लो, ये लो, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, ये वाला हटा दो और यहाँ लगा लो, एक ही बात है। तो एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर रिकॉल करवा देता हूँ। ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप था यहाँ पे, ये आपका डबल बॉन्ड था, ये आपका सल्फर है, ये अनसब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ था हमने, ठीक है। एक्स की जगह हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग और कई तरह के कंपाउंड लगा लगा के देख रहे थे। उसके बाद ये आपकी बीटा लैक्टम रिंग है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन अटैच है, ये आपका अमाइड ग्रुप है, यहाँ पर ये आर लगा हुआ था, सब कुछ सेम है, ठीक है। ये सिफिलिस्पोरिन की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जब मैंने वाटर डाला, एसाइलेज की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या कन्वर्जन हुआ वो देखते हैं। अब देखो पुरानी स्ट्रक्चर से मिलाया करो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये एज इट इज़ है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया। उसके बाद देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक है, तो यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, सल्फर और नाइट्रोजन है, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। उसके बाद आप देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अभी भी कोई चेंज नहीं आ रहा। तो देखो एक तरह से पूरी स्ट्रक्चर सेम है, आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, एक तरह से पूरी स्ट्रक्चर सेम है, बस फर्क कहाँ पर है, ये जो आपका C डबल बॉन्ड OR NH2 है, इसकी जगह सिर्फ अब NH2 रह गया और ये रिएक्शन हो गई। क्या था इसमें, आपको पुरानी स्ट्रक्चर याद है, आपको नई स्ट्रक्चर याद है, बस एक ही फर्क है कि यहाँ पर था C डबल बॉन्ड OR NH और यहाँ पर सिर्फ NH2 रह गया, बस इतना सा फर्क है और ये रिएक्शन हो गई। दिखने में डरावनी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन कराएं, क्या कन्वर्जन कराएं, यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगा रखी है, रिंग जोड़ रखी है, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। देखो ये वाली रिंग जोड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखो, बस। उसके बाद सल्फर का सल्फर, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन, ये पूरी रिंग सेम, सब कुछ सेम 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 सेम, सब कुछ सेम। तो इस तरह से होता है डिग्रेडेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर मैंने आपको पहले ही बता दिया किस तरह से काम करता है, लास्ट लेक्चर में बता दिया, अभी भी बता दिया। ये दोनों ड्रग याद रखो, 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर के ड्रग के एग्जांपल बता दो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया पहले ही। आगे चलते हैं, मोनोलेक्टम। मोनोलेक्टम को आप बोलते हो मोनोबेक्टम, या तो आप मोनोबेक्टम बोल लो या फिर आप मोनोलेक्टम बोल लो, एक ही बात है। ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं क्योंकि उसी की क्लासिफिकेशन में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रिंग फ्यूज नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल रिंग होती है जिसको बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। तो ध्यान रखना, मोनोलेक्टम और वी कैन से मोनोबेक्टम। मोनो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही रिंग है और वो किसी के साथ फ्यूज नहीं होती। तो यहाँ पे लिखा है द बीटा लैक्टम रिंग इज नॉट फ्यूज टू अनदर रिंग। मोनोलेक्टम और वी कैन से मोनोबेक्टम आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ध्यान रखना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ही ये अच्छे से अपना एक्शन शो करता है। जैसे मान लीजिए निजेरिया है, सूडोमोनास है, तो इन स्पीसीज के खिलाफ आप देख सकते हैं मोनोलेक्टम को और वी कैन से मोनोबेक्टम को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि मोनोलेक्टम मोनोबेक्टम एक ही नाम है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, यहाँ पर ये जो रिंग है ये किसी के साथ फ्यूज नहीं होती, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारती है, जैसे निजेरिया और सूडोमोनास। यहाँ पर लिखा है मोनोलेक्टम ऑल्सो कॉल्ड मोनोबेक्टम। अब इसके एग्जाम्पल हो गए यहाँ पर, ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने, क्योंकि मैंने आपको अभी 2 एग्जाम्पल और भी बताए थे, वो बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर के थे, तो 2 तो इसके याद रखो, 3 इसके याद रखो। आगे देखो, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है पेनिसिलिन की तरह। ये भी क्या करेगा, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे जुड़ेगा। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे जुड़ने के बाद ये ट्रांसपेप्टाइडेज को रोक देगा। ट्रांसपेप्टाइडेज वेरी एसेंशियल फॉर द सेल वॉल फॉर्मेशन। जब ट्रांसपेप्टाइडेज रुक जाएगा तो सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया स्वेलअप होगा और फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो ट्रांसपेप्टाइडेज है ये सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ये नाम और नाक को जोड़ता है। अब ये क्या है, जो पहली बार देख रहे हैं उनको तो लगेगा ये क्या है, पर जिसने फर्स्ट लेक्चर देखा उनको बहुत ही आसान है। तो ये जिस प्रोसेस से जुड़ता है ना, ये ट्रांसपेप्टाइडेज जिस प्रोसेस से इनको जोड़ेगा उसको बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन।
ट्रांसपेप्टाइडेज जो एंजाइम है ना, वो कौन सी प्रोसेस करता है, ट्रांसपेप्टाइडेशन, जिसमें वो क्या करता है, इन दोनों को जोड़ता है और सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जो हमारा ड्रग है ना, मोनोलेक्टम या मोनोबेक्टम, ये इस एंजाइम को रोक देगा। जब ये एंजाइम नहीं रहेगा तो जो ट्रांसपेप्टाइडेशन है वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि एंजाइम की वजह से ही रिएक्शन हो रही है, और ये दोनों जुड़ेंगे नहीं तो सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो और बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होगी तो बैक्टीरिया का प्रोटेक्शन ही गया। सेल वॉल ही तो प्रोटेक्ट कर रही है, जब प्रोटेक्शन नहीं गया तो फिर उसको फुला के, मतलब हाइपर ऑस्मोलरिटी की वजह से फूल जाता है वो और फट जाता है। ये हो गया मोनोलेक्टम। इससे पहले देखा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, डिग्रेडेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन, क्लासिफिकेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन, और उससे पहले हमने देखा एसएआर ऑफ सेफेलोस्पोरिन, स्ट्रक्चर ऑफ सेफेलोस्पोरिन, सेफेलोस्पोरिन का इंट्रोडक्शन। ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें आपने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को डिटेल स्टडी कर लिया।